कि मोदी ने हल्द्वानी में फूंका चुनावी गुगुल। बंगाल में कोरोना सख्त हालात देखकर सख्ती बढ़ाई। नोरा फतेही की हुई कोरोना संक्रमित। शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ की कि आज अलीगढ़ के तालानगर मैदानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जन विश्वास सभा का आयोजन किया गया, जहां पर अलीगढ़ की जनता उमड़ पड़ी। तो वहीं पर जिससे समझा जा सकता है कि फिर से बीजेपी का परचम अलीगढ़ में लहराएगा और भारत माता की जय के साथ आपको बता दें कि संबोधन शुरू किया गया और अमित शाह ने युवाओं को कहा कि जिगर का टुकड़ा देने के लिए दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और अलीगढ़ की भूमि राजा महेंद्र प्रताप के नाम से रही, स्वामी हरिदास की भूमि रही। तो वहीं पर कहा कि कभी नीरज की भूमि रही और साथ ही जिनका हम सम्मान करते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह की भूमि रही और साथ ही बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपनी कुर्सी को बलि चढ़ाया था। और साथ ही कहा कि आडवाणी जी जब रथ यात्रा लेकर निकले थे तो सबसे पहले गोली चलाई तो वो समाजवादी पार्टी थी। चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या कि आपको राम जन्मभूमि बनाने वाला मोदी और योगी का शासन चाहिए? मोदी और योगी का शासन चाहिए ना? तो मित्रों, आपको कमल के निशान पर वोट दबाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा। चुनाव की तिथियां घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापिस लाना पड़ेगा। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जरा जोर से एक साथ बोलिए, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 300 से ज्यादा सीटों से सरकार बनाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग दोनों हाथ। सदर विधायक आदित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जनसभा आईटीआई स्पोर्ट्स मैदान में होनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 31 दिसंबर 2021 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। विधायक आदित्य सिंह द्वारा कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया और वहां पर मौजूद जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। तो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम है और जो सुरक्षा की तैयारी है वो मैं सरकार निगम को देखती हूँ। तो क्या क्या लोकार्पण? यहाँ पर 850 करोड़ के लगभग की परियोजनाएं हैं जो लोकार्पण और शिलान्यास के द्वारा किया जाएगा। तैयारियाँ सब अभी तैयारियाँ चल रही है, लेकिन पूरे आज शाम तक हमारी पूरी तैयारी पूरी हो जाएगी। कितने लोग आने की संभावना? ग्राउंड तो काफ़ी बड़ा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसा उनका माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद है, जितने लोग आएंगे तो जो कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। कॉन्फ्रेंस का यही उपलक्ष्य है कि जैसे आप सब अवगत हैं, कल हमारे अपने शहर रायबरेली में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बधानेंगे, उनका यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। साथ ही साथ जो हमारी यात्रा चल रही है उसका भी जन विश्वास यात्रा, उसका भी विलय होगा। जो सभा है जो आईटीआई स्पोर्ट्स ग्राउंड शिवाजी नगर और तकरीबन 12 बजे से शुरुआत हो जाएगी कार्यक्रम की। तो अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से, अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से अपनी जनता तक हम बस ये संदेशा पहुंचाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं और उसके नतीजे सभी पार्टियों ने अपनी जोर शोर से जनसभाएं करना चालू कर दी है। उसी के नज़र और रायबरेली में कल योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है, जिसके के जायजा लेने के लिए आज हम आए हुए हैं रायबरेली के आईटीआई स्पोर्ट ग्राउंड में, जहां पे योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा जरा स्टेट की तरफ और मैदान की तरफ दिखाएं कि ताकि क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं।
ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप कि पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिसमें बैठने की व्यवस्था, मीडिया कर्मी व्यवस्था, वीआईपी व्यवस्था, सारी चीज़ें हैं। और मौजूदा समय में यहाँ पे विधायक अदिति सिंह है, जो होर्डिंगों में आपको देख ही रहे होंगे कि सदर विधायक जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज जो लगाए गए हैं जापानी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि बारिश के अनुमान हो मद्देनजर रखते हुए इसमें काफ़ी ग्राउंड को कवर कर लिया गया है। कैमरामैन के साथ दुर्गेश गुप्ता, लोकमंच न्यूज। बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाई, तो वहीं सूचना मिलते ही ग्रामीणों की मदद से प्रशासन की कड़ी मेहनत से महिला को जीवित निकाला। तो लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों मासूम बच्चे हाथ नहीं लगे। तो बता दें कि पूरा मामला मोहनगंज कोतवाली के देवरी जगदीशपुर का है। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने आत्महत्या की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दिखा रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने आत्महत्या की। दोनों के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। तो बताया जा रहा है कि घर के अंदर एक ही कमरे में पति पत्नी के शव मिले। तो वहीं पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नट के डेरा बगाही गांव का है, जहां पर पति पत्नी के शव हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी ने आत्महत्या की और दोनों के शव फांसी के फंदे से बड़ी और जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं। अमरोहा जनपद का नाम ज्योतिबा फूले नगर रखने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में ऑल इंडिया सैनिक सभा ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि अमरोहा जनपद का नाम मायावती सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले नगर किया गया था, जिसको समाजवादी सरकार ने बदलकर फिर से अमरोहा कर दिया था और जिसके बाद इसे सैनी समाज में नाराजगी थी और सैनी समाज तब से लेकर आज तक अमरोहा जनपद का नाम ज्योतिबा फूले नगर रखने की मांग कर रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी तक सैनी समाज की इस मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से नाराज होकर आज सैनी समाज के ऑल इंडिया सैनी सभा के जिला अध्यक्ष राजपाल सैनी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। अमरोहा के एसडीएम विजय शंकर के निर्देश पर आज अमरोहा क्षेत्र के नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार चौरसिया ने आज अंतर्राष्ट्रीय बाईपास मार्ग पर भूमाफियाओं के द्वारा की जा रही अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग भी बिना नक्शा पास कराए हैं अवैध प्लॉटिंग करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी वक्त रहते वे लोग अपने नक्शे पास कराने नहीं तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके खिलाफ बुनियादी गिराने की कार्रवाई के साथ साथ मुकदमा लिखने की आपको बता दें कि लिखने की बात कही तो वहीं प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है और अपने प्लॉटिंग पर बैठे भूमाफिया प्रशासन को देखते ही भाग निकले। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाली सभी सदर विधानसभा से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में दुर्गा प्रसाद यादव समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। अब चुनाव को लेकर वोटर को अपने पक्ष में लेने के लिए जनसंपर्क करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों, महंगाई, किसानों को लेकर बेरोजगारी, डीजल और पेट्रोल गैस की बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दों पर सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दुर्गा प्रसाद यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही उखाड़ फेंकने की बात कह डाली। हम निकालेंगे, सभी लोग निकालेंगे, चौपाल लगा रहे हैं, निकालेंगे,
हमारे यहाँ तो जनता का आप देख ही रहे हैं, जल सैलाब बढ़ा हुआ है यहाँ पर, और आने वाले दिनों में और हम करेंगे। इसलिए हम मजबूती से हम सब लोग संकल्प लेंगे और लेकर के अब समाजवादी पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जैसे बीजेपी वालों का ये कहना है बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सपा की सरकार बनाना है। हम माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं चुनाव के मद्देनजर उत्तरौली विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राम प्रताप पहलवान ने विपक्ष पर स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बसपा हो या सपा, कांग्रेस हो या भाजपा, सभी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी जनता के बीच जाकर के उन्हें तरह तरह का लोभन दे करके अपने तरफ खींचने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। लगातार कई महीनों से एक ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के बीच जाकर के उनके दुख सुख में भाग लेता है। बसपा पार्टी से उम्मीदवार राम प्रताप वर्मा पहलवान उत्तरौला विधानसभा क्षेत्र से हैं। कई दिनों से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका लोकमंच न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। लगातार आप कई महीनों से जनता के बीच में जा कर के उनके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। जनता किस निगाह से आपको देख रही है? 5 मई से क्षेत्र में चल रहा हूँ जी। जनता चुनाव में बताएगी जी। जनता हमको सबसे ज़्यादा मान सम्मान दे रही है, इसलिए दे रही है कि मैं उस जनता जो है किसान परिवार का मैं हूँ, उसके बराबरी का हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग विरासत मिली है जो विधायक बनने के बाद में 5 साल तक क्षेत्रों में आए नहीं हैं। आज चाहे आप देख लीजिए शिक्षा की व्यवस्था उत्तरौला विधानसभा में 0 है। आप बताइए कि 5 साल में कोई सरकारी इंटर कॉलेज कहीं बना, कोई डिग्री कॉलेज बना है, कोई हॉस्पिटल बना? नहीं बना। तो यहाँ विकास तो हुआ नहीं है और जनता ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, बस सिर्फ बटन दबाना है 2022 में। वर्तमान सरकार उसके कामों को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? काम कुछ नहीं हुआ है, काम तो सब जनता को झुंझुना दे दिया गया। अभी देख लीजिए आप, गरीब मजदूर खेत रखाने के मामले में बहुत परेशान है। पिताजी खेत रखा के आते हैं तो दादा जाते हैं, दादा आते हैं तो अम्मा जाती हैं, बहन जाती हैं। अगर रात बिरात ऐसी कोई घटना ना हो जाए परिवार के साथ, किसी के साथ हो सकता है। जो तार 50 रुपया किलो कोई पूछता नहीं था, 200 रुपया किलो खरीद रहा है, तो तार किसका फ़ायदा हो रहा है? बड़ी पूंजीपति हो रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? किसान मजदूर का हो रहा है। आप मतलब कोई विकास नहीं हुआ यहाँ, तो खाली लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के नए नाम पर गुमराह कर दिया है। और जनता 2022 में मूड बना चुकी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो कानून का राज था, अधिकारी कर्मचारी अपने समय से बैठते थे, गरीब मजदूर किसान की बात को सुनते थे। आज कोई भी मामला लेके किसान मजदूर चला जाए, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे वो तहसील का मामला, कोई अधिकारी कर्मचारी कुर्सी मिलता नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप पूछ लीजिए कि जिसका भी मुकदमा चल रहा है सिर्फ तारीख मिलता है, कोई अधिकारी कर्मचारी अपने कुर्सी पर नहीं बैठ रहा है। जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता वोट देगी कि मैं 5-9 महीने चल रहा हूँ क्षेत्र में। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, 9000 वोटों से जिला पंचायत चुनाव जीता हूँ। सबसे ज़्यादा मतों से पूरे मंडल मैंने टॉप किया है। तो अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई ना होती तो क्यों हमको जिला पंचायत बनाती? आज 5 साल से चलने रहरा ब्लॉक में 189 ग्राम सभा है, 1650 पुरवा है। आप किसी से भी पूछ लीजिए तो गरीब मजदूर किसान ठान चुका है कि पहलवान राम प्रताप को लाएंगे। जीतने के बाद मुख्य प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले यहाँ हर ब्लॉक स्तर पर इंटर कॉलेज सरकारी होगा, कोई हमारा नहीं होगा। आज जितने भी सांसद बने वो सब अपना अपना डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवा रहे हैं। आप देख लीजिए, इससे प्राइमरी स्कूल है, जूनियर है। जब कक्षा 8 बच्चे पास करके जाते हैं तो सर प्राइवेट स्कूलों में उनके पास फीस की व्यवस्था नहीं है। 6000, 7000, 10,000 लगता है। मैं इस बार स्वयं कम से कम 10 बच्चों का एडमिशन अपने पैसे से भारतीय इंटर कॉलेज उत्तरौला में करवाया हूँ। तो हर ब्लॉक में पहले कम से कम 5-7 किलोमीटर की दूरी पे सरकारी इंटर कॉलेज हो और एक धर्मशाला बने, जिससे गरीब मजदूर किसान की बच्ची की अगर शादी हो तो उसमें फ्री टेंट की व्यवस्था, कि गरीब मजदूर को टेंट की व्यवस्था ना करी पड़े। ये सब व्यवस्था हम करेंगे। और गांव में जो आज तक जहां
मिट्टी है एकदम, कहीं सोलिंग नहीं लग पाया है। सबसे पहले वहाँ से हम काम शुरू करेंगे। बहुत सारा ग्राम सभा की आज कच्ची आज़ादी के बाद भी 70 साल तक आज वहाँ सोलिंग नहीं लग पाया है, आरसीसी नहीं बन पाई है, डामर नहीं बन पाया है, वहाँ हम काम करेंगे। और पूरी मेरी तैयारी है कि शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था हम नहीं, हमारी सरकार करेगी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि हम कहने पे विश्वास नहीं रखते, हम करने पे विश्वास रखते हैं। उन्होंने 2007 में कोई वादा नहीं किया, लेकिन हज़ारों काम उन्होंने करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत वादा किया, लेकिन आप देख लीजिए आज महंगाई की, आप देख लीजिए। जो सरसों का तेल 70 रुपया किलो बिकता था, आज जो 200 रुपया किलो हो गया कि नहीं? आप भी खरीद खाते होंगे, 200 रुपया किलो हो गया। जो सोयाबीन 10 रुपया पाव था, आज 40 रुपया पाव हो गया। जो गैस सिलेंडर 300 रुपये मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है। जो डीजल 55 रुपया था, आज जो 100 रुपया पहुँच गया। जो पेट्रोल 65 था, 100 के पार हो गया। गरीब मजदूर 5 लीटर मट्टी तेल पाता था कि चूल्हा जला ले, ढबरी जला ले, आज चूल्हा जलाने की व्यवस्था नहीं। गाँव में पूछिए जाके आप कि अम्मा से पूछो तो लोग पन्नी बोरा कपड़ा बार के चूल्हा पकड़ाती हैं। ये मैं स्वयं देख रहा हूँ। अगर लाइट ना आए, सबके पास इन्वर्टर नहीं है, तो लोग ढबरी जलाने की व्यवस्था नहीं। 20 रुपये में मोमबत्ती लावें, ये घंटम गायब। तो ये बहन जी ने जो ज़मीनी स्तर पे काम किया था, आज बताइए किसी बच्चों को वजीफा मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है? बहन जी ने सबसे पहले अपने सरकार में छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया था। और जब दोबारा सरकार बनी तो छात्रवृत्ति को दुगना उन्होंने किया था। पहले लोग गरीब के यहाँ जब बच्चे जन्म लेती थे, लोग क्या शोक पर जाता था। बहन जी ने कहा ना, अब गरीब के यहाँ बच्चे जन्म लेगी, 1 लाख रुपये का शादी का अनुदान देंगे। आप पता कर लिए, नथुनिया मोड़ पे वर्मा जी के लड़की को मिला था। आप बढ़िया फरीद में पता कर लिए, 3 लोगों को मिला है। बहुत सारे लोग हैं कि जिनके यहाँ लड़की जन्म ली थी, आज 1-1 लाख रुपया उनको मिला है। जब 18 साल लड़की हो गई है तब शादी के लिए। आज सरकार क्या कर रही है? आज 1.5 साल से आप देख लीजिए, कोरोना में स्कूल बंद था। जब आपने मौका दिया, 9 से 10 महीना आपने लॉकडाउन रखा, तो आपने क्या व्यवस्था किया? जो स्कूल बंद थे, सरकार ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई कर रही थी। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी ना। किसके पास लैपटॉप है, किसके पास मोबाइल है? नेट लोगों को नहीं पकड़ रहा है। गरीब मजदूर के पास जो 30 रुपये का रिचार्ज था, कितने में बिक रहा है बताइए? आप भी चला रहे हैं, पहले कितने में बिक रहा था? 48 रुपये के बोर्डर टू बोर्डर बात करिए आप। आज 300 रुपया हो गया, तो गरीब कहाँ रिचार्ज कराएगा? ऑनलाइन कहाँ पढ़ पाएगा? कहाँ 5 लाख के लोग के पास सिस्टम है? अरे आपने पहले कोरोना काल में स्कूल बंद कर दिया, दूसरे कोरोना काल में आपने बिना पेपर के बच्चों को पास करा दिया। ये क्या व्यवस्था है? अगर आपने लॉकडाउन किया तो आपको व्यवस्था करना चाहिए था। आज उसी कोरोना के दौरान तमिलनाडु, बिहार और आपका बंगाल, यूपी चुनाव हुआ, बड़े बड़े जनसभा हुए, उसमें कुछ नहीं हुआ। अभी मोदी जी दिन भर जनसभा करते हैं और रात में कहते हैं कर्फ्यू लग गया है, लॉकडाउन हो गया है। रात में वैसे व्यक्ति कोई नहीं चलता है। तब दिखावा है, क्योंकि ये परेशान इनकी सरकार पर एकदम पीछे चले गए हैं। ये तो ये लॉकडाउन के माध्यम से कोई विरोधी अपना कार्यक्रम ना कर पाए, इसलिए ये कोरोना को दिखा रहे हैं। एडोल्फ हिटलर ने कहा था कि जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो कि जनता जो है जीना ही विकास समझे। आज भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मजदूर को इतना निचोड़ दिया है कि वो कहता है कि मैं जिंदा हूँ, यही विकास है। अगर आपने एडोल्फ हिटलर को पढ़ा है तो एडोल्फ हिटलर उस समय अपने लोकसभा में एक मुर्गा लेकर गया था। क्या लेकर गया था? मुर्गा। और उस मुर्गे को उसके पंख को उसने नोचा था, और उसके बैठे संसद भवन में किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। और उसके मुर्गे के पंख को उसने इतना नोचा कि मुर्गा बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। और मुर्गे को फेंक दिया। और जब मुर्गे को होश आया तो एडोल्फ हिटलर ने अपने जेब से निकाल के दाना दिया मुर्गे को। तो मुर्गे को ये लगा कि जिसने हमारा उत्पीड़न किया उसी ने हमको दाना दिया। एडोल्फ हिटलर बढ़ते गया, मुर्गा दाना फेंकते गया, और वो मुर्गा अपना उत्पीड़न भूल गया। उसी हालात आज बच्चों का शिक्षा चला गया, रोजगार चला गया, सारी व्यवस्था चली गई। लेकिन जनता को 5 किलो राशन के चक्कर में गुमराह कर दिया गया। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं अगर चूहा को पता हो कि पिंजड़े में रखा हुआ रोटी का टुकड़ा फंसाने के लिए, तो उसमें फंसेगा, वो मरेगा? नहीं मरेगा। इसी तरीके से भारतीय जनता हुआ रोटी का टुकड़ा फंसाने के लिए, तो उसमें फंसेगा, वो मरेगा? नहीं मरेगा। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज, अभी तक किसी को रिफाइंड मिलता था, चना मिलता था किसी को? ये चुनाव आ गया इसलिए मिल रहा है। अभी जो पन्नी थैली क्या होगा, उसको जनता क्या करेगी? जो मोदी जी का फोटो लगा है, योगी जी का फोटो लगा है, अरे पन्नी को रखेगी थोड़ी ना, क्या करेगी? चूल्हे में जलाएगी। तो दाह संस्कार होने वाला है, और 22 में बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, तो कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जनता समझदार है।
वो किसी को बता नहीं रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का वोट गरीब मजदूर किसान है, और गरीब मजदूर किसान किसी के सामने अपनी बात नहीं रखता है। अगर बाबू साहब बैठो कैसे अपनी बात रख देगा वो? उसको जो करना है वो समझ चुका है, दादा वादा सब जान चुके हैं, सबको पता है कि हाथ एक बटन दबाना है। लेकिन जब आज तक के न्यूज़ जाएंगे तो बताएंगे नहीं कि हमको किसको वोट देना है, जहाँ जिसके तरफ देखेंगे उन्हीं कह देंगे। लेकिन सच्चाई है, आप बताइए, 80 का वोट आज 23% है। कितना किसी के पास इतना वोट है? लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। आप बताइए 2017 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में, 12 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 चुनाव में, क्या बाहर बहुजन समाज पार्टी का वोट घटा है? इस लोकसभा के चुनाव में 23.6 बसपा का वोट था और सपा का वोट 20% था। आज भी बसपा सबसे ज़्यादा वोट है उसके पास। और जब राम प्रताप पहलवान आ गए हैं तो पहलवान के साथ में सारा किसान मजदूर है। ऐसा कोई घर नहीं कि इसके घर पे हम हाजिरी न लगा दिए हों। बाकी आप जनता में चलते हैं, सही चीज़ जान रहे हैं। ये थे हमारे साथ बसपा के भावी प्रत्याशी राम प्रताप वर्मा, जिनका कहना है कि लगातार जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है इनके द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा इस पे नियंत्रण लाएगा, इस पे सुधार लाया जाएगा और इसको विकास किया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पे सड़कें नहीं बनी थी उसको बनवाने का कार्य किया जाएगा। हमारा जो विकास होगा वो ग्रामीण स्तर से शुरू होगा, यही हमारा विकास रहेगा अगर मुझे जनता इस लायक समझती है। लोकमंच न्यूज़, अशोक पाल, बलराम। खबर गाजीपुर से है, जहां शादियाबाद के स्थानीय थाना क्षेत्र के टडवा टप्पा सोरी गांव में कुछ दिन पहले मारपीट की घटना हुई थी और इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार ट्रामा सेंटर वाराणसी में चल रहा था। लेकिन बुधवार की रात उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह भीतरी सेतपुर मार्ग पर शव रखकर जाम किया। पुलिस के आश्वासन पर घंटों बाद जाम समाप्त किया। मालूम हो कि क्षेत्र के टडवा टप्पा गांव निवासी विजय कुमार राम बीते 10 दिसंबर को घर के सामने खड़े होकर, आपको बता दें कि पास रहने वाले परिवार के लोगों को ये बात नागवार गुजरी, तो वहीं पर इस पर लोगों ने मारपीट कर विजय को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। देखिए, जो हमारी भीम आर्मी की टीम के द्वारा जो मुझे पता चला है, टणवा के विजय भाई जिनकी उम्र लगभग 35 बरस थी, 10 तारीख के शाम के समय बाथरूम करने के लिए विवाद की वजह से उनके ऊपर गांव के ही लोगों ने हमला बोल दिया। रात्रि के सोए समय में रात्रि के 11 बजे करीब जाके उनको इतना मारे पीटे लोग कि उनको काफ़ी चोट आई, पेट में अंदरूनी चोट आई। वो तब से लगातार ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा था और इस दौरान इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, एक बार जाके घर देख के आके दोबारा जाके घरे मरले उन साहब। अच्छा, हाँ, काहे बदे मरले रहना? अब वो लोग ने जानिए साहब काहे के मरले हुए लोग। अच्छा, हाँ, हम तो सो गए थे साहब, हम देखे नहीं कि क्यों मारे। कितना लोग रहना? 8 बजे रात को हम लोग सो गए थे, उठे देखे तो वो लोग आके इनको मार रहे थे। जब ये प्रकरण संज्ञान में सीओ साहब के द्वारा लाया गया था कि ग्राम सभा टणवा टप्पा सौरी में विजय कुमार नामक व्यक्ति का किसी के साथ मारपीट हो गई थी, उनके पड़ोसियों से किसी कारणवश, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे कई दिनों से, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को वहां पे रख के जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण। खबर हरदोई से है, जहां पर सवायजपुर क्षेत्र में किसानों ने छुट्टा घूम रहे जानवरों को एक सरकारी स्कूल में खदेड़कर बंद कर दिया और खुद गेट पर खड़े होकर पहरेदारी करने लगे। विकासखंड भरखनी की ग्राम सभा धानी नगला के ग्रामीणों ने अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए आवारा गोवंश को प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। ग्रामवासियों ने इस कार्य के लिए आसपास के गांवों के किसानों का भी सहयोग लिया और मौके पर पहुंची वीडियो ने जानवरों को गौशाला में भिजवाया। और आपको बता दें कि निराश्रित गोवंश के आतंक से परेशान किसान अक्सर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से अवगत करवाते आ रहे हैं और अब तक बता दें कि गोवंश के हमले से 2 किसानों की जान भी जा चुकी है। और ये पूरे जो ग्रामीण साथी हमारे खड़े, प्रधान जी खड़े, बड़े बुजुर्ग खड़े, सबसे बड़ी समस्या छुट्टा गाय की आ रही है। कल इतनी सर्दी थी
पानी भी गिरा था हल्का, लेकिन किसान जो हमारा रात में खुले आसमान के नीचे डंडा लिए पूरी रात ये गाय की चौकीदारी करता रहता है। किसी भी नेता को, किसी भी विधायक को, सांसद को, अधिकारियों को इनकी ये समस्या पे एक बार भी तरस नहीं आ रहा है। इन लोगों ने पीड़ित होके ये छुट्टा गाय इसमें स्कूल में भरने का काम किया है और इसलिए भरी है क्योंकि इसी गांव में 2-3 लोगों को सांड लोगों ने मार के हत्याएं तक कर दी हैं। सांड ने मार डाला। कोई किसी ने को जैसे बाल बच्चे गरीब हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं मिल पाई और हर गांव का व्यक्ति कहता रहा कुछ इन्हें इंतजाम मिल जाए, वो भी नहीं मिला। और फिर एक नहीं 2-4 मर्डर ऐसे हो चुके हैं जिन्हें सांडों ने मारा है। ये चिला हुआ गाँव सजानपुर लगता, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्षेत्र के आदमी वो उनको मारा, कोई व्यवस्था मिली, सबको मिली या किसी को कुछ नहीं दिया। लेकिन आज डरते हैं, हमारे बच्चे डरते हैं, भाई डरते हैं, तो कैसे इनसे लड़ा जाए और कैसे हम रोटी खा पाए, कैसे बैसाख किसी का पैसा लगा के हम जिंदा रहेंगे और उसका देंगे नहीं और कहाँ से हम दोबारा बोनी कर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत है और बात करेंगे हाथरस की। हाथरस में आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई। पशुओं से भरी कैंटर गाड़ी ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, तो वहीं पर ई रिक्शा सवार 4 महिलाएं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। ई रिक्शे को टक्कर मार पशुओं से भरी कैंटर पेड़ में जा घुसी। तो बता दें कि कैंटर की टक्कर में एक युवक के टूटे पैर, हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जिला अस्पताल से नाजुक हालत में युवक को डॉक्टरों ने अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया। बता दें कि कोतवाली शासकीय क्षेत्र के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे के गांव बरसे की घटना है। क्या नाम है आपका? ये एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है? गाड़ी आई ना, इधर से गाड़ी गई है, तब गाड़ी का आगे तक वहाँ में टकरा दी है, तब गई अंदर। अच्छा, आप किसी वाहन में थी? हाँ, वहाँ में मुझे भी है। कितने लोग सवार थे उसमें? 8 लोग थे। तो सभी 6 घायल हुए और गाड़ी जा रही थी, हमारे ट्रक वाला तेज आ रहा था, उसकी लगती पहिया टूट गया उसका। अच्छा, तो कहाँ आप घर पे थे, कहाँ पे थे? घर में घुसी है गाड़ी, कैसे क्या है? घर में घुसी है उनकी गाड़ी। अच्छा, मैं टक्कर मार। अच्छा, आप में पहले टक्कर मारी है? जब से आप किसी वाहन पे थे? हम अपनी वो जना गाड़ी होती है मोटरसाइकिल की, टिर्री बना लेते हैं वो वाली। अच्छा, टिर्री पे थे आप?
यूपी के कासगंज में पिछले 26 दिसंबर को जन विश्वास यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद कासगंज के बाहर पत्थर मैदान पर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का छिड़काव किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दरअसल पिछले 26 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान कासगंज के बारह पत्थर मैदान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा थी, तो वहीं पर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा था, खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर, और जिसके बाद मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य प्रतीत वर्मा लोधी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने 12 पत्थर मैदान पर गंगा जल का छिड़काव किया। हाँ जी, तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीत वर्मा लोधी है। मैं समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हूँ। अच्छा, तो ये बताइए जो आपने 12 पत्थर मैदान में गंगा जल का छिड़काव किया था, उसका उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था, जब जन विश्वास यात्रा अमित शाह जी कासगंज में लेकर आए थे, तब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधित करने के पश्चात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं, कुछ ऐसे तंज कसे जिसका उस जनसभा से कोई लेना देना नहीं था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे, इसके संकेत यूपी दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने दे दिए हैं। आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने समय पर ही चुनाव कराने की मांग की है। यूपी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की और हमें बताया कि सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर ही विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। 3 दिनों तक समीक्षा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने कहा कि 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि नए वोटर और महिला मतदाताओं को संख्या बढ़ी है। सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव के पक्ष में हैं। बता दें कि अगले साल फरवरी मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश भी अपने आप में एक बड़ा देश के बराबर एक वो है, जहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इस इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रदेश में आप पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है और सीएम केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। संजय सिंह ने कहा कि 2 जनवरी को लखनऊ में महारैली होगी और लखनऊ के स्मृति उपवन, आपको बता दें कि उपवन में महारैली की जाएगी। संजय ने ये भी कहा कि प्रदेश के तमाम मुद्दों पर रैली में बात होगी और साथ ही मैंने अयोध्या में लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि आप सांसद संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर प्रदेश में आप पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाले। जैसा संजय सिंह ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए और साथ ही 2 जनवरी को लखनऊ में महारैली का आयोजन होगा। आपको बता दें कि लखनऊ में आप पार्टी सांसद ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर बताया कि 2 जनवरी को आप पार्टी लखनऊ में महारैली का आयोजन करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मुख्य सचिव मिश्रा लोक भवन पहुंचे और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्य सचिव मिश्रा लोक भवन पहुंचे, मुख्य सचिव का कार्यभार रख दिया। आपको बता दें आपको लखनऊ से आपको बता रहे हैं, यहाँ पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा लोक भवन पहुंचे, यहाँ पर
लखनऊ में बीजेपी नेत्री की दबंगई देखने को मिली, जहां बीजेपी नेत्री ने अलकनंदा अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ और चप्पलों से मारा। गोमती नगर एक्सटेंशन में बने अलकनंदा अपार्टमेंट में बीजेपी नेत्री उत्तमा सिंह प्रवेश कर रही थी। इस दौरान गार्ड के मना करने पर उसको पीटा। तो वहीं बीजेपी नेत्री उत्तमा सिंह का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरठ में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सपा और रालोद के गठबंधन से पश्चिमी यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर क्या असर हो सकता है, इसको लेकर लोक मंच की टीम ने कठोर विधानसभा क्षेत्र की जनता से खास बातचीत की। देखिए। भाजपा सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और भाजपा सरकार अपने कार्य गिनाने में लोगों को लगी हुई है। लगातार होर्डिंग के थ्रू और जनता को संबोधित करने के दौरान अपने कार्य गिनाने में भाजपा सरकार लगी हुई है। यही हकीकत जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है किठौर विधानसभा सीट पर, जहां यहां की जनता हमारे साथ मौजूद होगी और जानेंगे इनसे कि वाकई में क्या भाजपा सरकार ने 4.5 साल में इन्हें विकास दिया है या फिर सब हवाई बातें कर रही है। जान लेते हैं यहाँ की महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मिथिलेश जाटव। मिथिलेश जी, ये बताइए 4.5 साल प्रदेश सरकार के पूरे हो चुके हैं, इन 4.5 सालों में कितना विकास आपके गांव में हुआ? हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ क्या दिक्कत रही, क्या समस्या रही? दिक्कत क्या, परेशानी क्या है, जब हमें किसी नेता का ही पता ना है, जो हमारे यहाँ के विधानसभा के वो हैं। अच्छा, विधायक कौन है आपके मौजूदा? सत्यवीर त्यागी। हाँ। कितनी बार गांव में आए, लोगों से अभी मिले? तक हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है। जब इलेक्शन आए थे तब वोट मांगने आए थे, उसके बाद आज तक नाम नहीं सुना, ना कोई चेहरा देखा उनका। अब आप हमारे यहाँ की नालियों को देख लो, रास्ते को देख लो, और बाकी हमें तो कोई भी सुविधा मिली नहीं। राशन भी काट दिए गए हमारे तो। प्रदेश सरकार लगातार चिल्ला के कह रही है कि 4.5 साल में काफी विकास किया हमने, लोगों के लिए काफी सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई। हकीकत क्या है इसकी? कहने से क्या होता है, हमारे लिए कुछ नहीं करा। हम तो गरीब लोग बस जैसे पहले से ही पिसते चले आ रहे हैं, ऐसे ही आज है। खुद करना खुद खाना, और ये सरकार आने के बाद ये और हो गया है कि हम तो जो मजदूरी करते थे, हमारी मजदूरी भी ना रही। अच्छा, 2022 चुनाव नजदीक है, इस बार क्या मूड है, किस तरीके की सरकार बनाना चाह रहे हैं? देखो जी, हम तो सरकार उन्हीं की बनाएंगे जो हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है, जो गरीब जनता को देखेंगे, सबको एक समान देखेंगे, हम तो उन्हीं के लिए वोट देंगे। कुछ तो मन बनाया होगा। मन क्या, अभी तो देख रहे हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि कोई हमारे लिए कुछ कर सकता है, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। काफी पार्टियां मैदान में हैं, फिर भी कुछ विचार किस तरीके की पार्टी चाहते हैं? हमें अखिलेश भैया से कुछ उम्मीदें हैं, जो वो वादे कर रहे हैं, हमें उनसे ही कुछ उम्मीदें हैं और हम उन्हीं के साथ अब रहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि गठबंधन कामयाब होगा इस बार? जी जरूर कामयाब होगा। ये आम जनता, गरीब जनता सब उन्हीं के साथ है। अब तो उन्हीं के ख्वाब देख रहे हैं सब, क्योंकि मोदी जी से और योगी जी से सब थक चुके हैं। अब उनका किसी को कोई वो नहीं है भरोसा, क्योंकि वो जुगलबंदी ज्यादा करते हैं, वो झूठे वादे ज्यादा देते हैं। यानी कि प्रदेश सरकार ने कुछ विकास नहीं किया? नहीं, हमारे यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर के आगे पानी भर रहा है, जो उसमें निकलते हैं और गिर जाते हैं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम हर प्यारी है। अम्मा, ये बताओ 4.5 साल में कितना विकास हुआ गाँव का? वो तो ये एक रत्ती भर भी विकास ना थी। अच्छा, मौजूदा विधायक आए, कितनी बार मिले आपसे? कुछ भी ना, दर्शन भी ना हुए कभी। अच्छा, ना तो समस्या दूर हुई? कुछ भी ना। अच्छा, भाजपा सरकार ने एक नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए आपके? ये एक मिनट को भी कुछ ना आया हो। हम तो बेकार दिन पर दिन और गिर गए। तो इस बार किसे जिताने का मूड है? मूड तो वहाँ का हुए, मूड तो जब होएगा जब कुछ हमें कुछ सुविधा दिखेगी। चुनाव नजदीक है, इस बार कैसा मुख्यमंत्री चुनना पसंद कर रहे हैं? तो चुने जो हमें कुछ सुविधा दिखेगी वहाँ के वोट देंगे। देखिए, लगातार यहाँ लोग भाजपा सरकार की हकीकत दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि विकास के नाम पर जीरो कार्य किया गया है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, ये बताइए अच्छे दिन आए आपके? नहीं भैया, यहाँ तो कुछ भी ना है। कुछ भी नहीं आए? अच्छा, राशन मिला? भाजपा सरकार जो राशन बांट रही है, राशन मिल रहा है? भैया हमारा कार्ड बंद हुआ, तुमने नया बनाया, आपके बस गेहूँ मिला। अच्छा, ये बताइए 4.5 साल में कितनी बार विधायक आए यहाँ? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। कोई समस्या दूर नहीं? कुछ नहीं मिले भी नहीं आकर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तरी है। अख्तर जी, ये बताइए 4.5 साल प्रदेश सरकार के पूरे हो चुके हैं और प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि विकास किया हमने, कितना विकास किया, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखो, विकास तो
फिर भी थोड़ा बहुत तो हुआ है, मगर लोग बाग ध्यान नहीं दे पाते। गांव में देखो कैसी समस्या हो रही है, परेशानी हो रही है, नालियों के ऊपर, खड़ंजों के ऊपर, मतलब कोई वो सुनवाई नहीं होती। जल्दी से कह देते हैं तो उस पर बात कहते हैं गौर करेंगे, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, इंसान है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो गवर्नमेंट भी उसकी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट भी तो बनाते हैं हम लोग ही, हम ही सुनते हैं। हमें नहीं देखा जाएगा तो फिर कौन किसी को देगा? फिर नहीं देगा कोई भी, अपने घर बैठेगा, रोज का खाना रोज का लाना है। कुछ सपना देखा होगा आपने, भाजपा सरकार आएगी, ये सपने हमारे पूरे होंगे, ये विकास होगा, कुछ सपना देखा था, वो पूरा हुआ? सर देखो सपना तो हर कोई देखता है, और पूरे होने की तो यह है कि हर कोई पूरा नहीं करता। कहते तो देता है मगर पूरा नहीं करता, वो छोड़ देता अधूरा। हाँ कि हम आप देखें ये आए हैं, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पूछ के चले जाते हैं, करके चले जाते हैं, वो करते नहीं, फिर फेंक देते एक तरफ कचरे के अंदर। जाओ फिर पीछे फिरते रहो, कुछ नहीं होता। चुनाव नजदीक है, किस तरीके की सरकार चाहते हैं इस बार? देखो चुनाव तो नज़दीक हैं, इंसान का हक भी है कि चुनाव में हर किसी को देखा जाता है कि हाँ कौन किसके साथ है, कोई नहीं। और देखते हुए ये कहते हैं कि चलो अब देखते हैं किसकी सरकार बनती है नहीं बनती। अब तक तो देखो उनकी साथ ही थे, अब देखो क्या होता है। इंसान जो समाधान करता है जनता के लिए या महिलाओं के लिए, सम्मान मिलेगा। मौजूदा विधायक कौन है? देखो सर उसके बारे में तो मुझे इतना वो नहीं है, वे आज तक भी इधर की तरफ को तो देखे भी नहीं हमने, सिर्फ नाम भी नहीं सुना। कभी कभी सुना भी तो वो भी निकल गया जहन में से। अभी तो पता है कि रोज का लाना रोज का खाना है। कैसा विधायक सुनना पसंद करेंगे? बस ऐसे सुनेंगे जो मतलब गरीबों की सहायता करे, गरीबों को देखे। महंगाई को, ये महंगाई हो रही है इतनी कि नौकरी तो वहीं की वहीं है, काम भी वहीं की वहीं है, मगर मजदूरी नहीं बढ़ रही है, और बस महंगाई बढ़ती जा रही है। देखा जाता राशन मिलता है, राशन में भी अपना अधिकार के लिए हम बहुत लड़े, भागे फिरे, कहीं कहीं धक्के खाते फिरे, जब जाके ये इतना कुछ होया है। अन्य तो भैया कुछ नहीं है, अपने घर बैठे हैं और कर रहे हैं। चलिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे। क्या नाम है आंटी आपका? क्या नाम है आपका? ओम बेरी। ये बताइए कितना विकास हुआ गांव का, कितने अच्छे दिन आए आपके? अच्छे तो ये तो कहते हैं कर देंगे और कुछ भी दिखाते नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। नु कहते हैं हम करेंगे इस काम को और फिर आंखें दिखा देते हैं। तो जो हमें देखेगा हम तो उसको देखेंगे। 2 साल में मुझे राशन नहीं मिला, फिर मैंने भाग दौड़ करी, राशन कार्ड बनवाया, जब मुझे राशन मिला। कैसी सरकार चुनना पसंद कर रहे हैं इस बार? अब उठ तो सभी रहे हैं, जिसको जो हमें देखेगा उसको ही देखेंगे। हमारे यहाँ पानी भर रहा है, खड़ंजा भी नहीं है सही। विधायक से शिकायत की कभी विकास को लेकर? जब आते नहीं है, जब वो आते हैं, जब कहते थे करेंगे और फिर नहीं करते। क्या क्या समस्या है आपके गांव में? हमारा सारा वहाँ पानी भर रहा है, और जी क्या नाम जी, किसी के मकान में पानी भर रहा है, बुनियाद बैठ रही है, नाली सही नहीं है, नाला भी नहीं है, तो पानी का तो वो होना चाहिए। लगातार अब कई पार्टियां मैदान में हैं और बात कर रही हैं कि हम विकास करेंगे, बिजली की दर कम करेंगे, गरीबों के लिए राशन बांटेंगे। किस तरीके की सरकार चुनना पसंद है? उनकी कहीं वो नहीं लगने को तैयार नहीं है। कॉल आ देती है तो कह देते हैं क्या नाम जी छोटे हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। कोई बच्चे लगने को तैयार नहीं है, पढ़े लिख के भी ऐसे घूम रहे हैं जो केले बेच रहे हैं आज। लगातार यहाँ महिलाएं विधायक की गलतियां गिना रही हैं और भाजपा सरकार को आईना दिखा रही हैं कि कितना उन्होंने विकास किया है, कितनी सच्चाई है। और भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जीनत निशा। जीनत, ये बताइए 4.5 साल प्रदेश सरकार के पूरे हो चुके हैं, कितना विकास गांव में हुआ, क्या क्या समस्याएं थी गांव की जो सरकार ने निपटाई हैं? जी सर, हमें तो एक वो सिलेंडर मिला है मोदी जी की तरफ से, और हमारा पंजीकरण भी बना हुआ है। सिलेंडर में भी क्या कहते हैं, हमारा तो भरे हुए भी 4-5 महीने हो गए, चूल्हा झोंक रहे हैं हम तो। क्या फ़ायदा हुआ, मिलके भी गैस इतना महंगा हो गया है। यानी कि उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था आपको? जी बस हमें सिलेंडर ही मिला था। उसके बाद नहीं भरा गया? नहीं, हमने भरवाया था, अब तो कई महीने से भरा भी नहीं गया है। अच्छा, क्या सपने थे कि सरकार आएगी तो सपने पूरे होंगे? सपने तो सभी देखते हैं, पूरा तो कोई कोई करता है। लगा अब चुनाव नज़दीक है, किस तरीके की सरकार चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? जो हमारी तरफ देखेगा हम तो उसकी तरफ देखेंगे सर। कुछ विचार बनाया होगा, मन होगा। लगातार कई पार्टियां मैदान में हैं, गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर बात कर रही हैं, तो किस तरीके की सरकार का मन है इस बार? सर मैं तुम्हें बताऊं, मैं अभी बड़ौद साइड में मौत में गई थी, मेरी खाला की सांस खत्म हो गई थी, तो उस दिन बीजेपी की रैली थी। रैली में हमने बस को हाथ दिया, बस रुक गई, और उसके अंदर बस रुकने के बाद
रैली वालों ने इतनी बदतमीजी, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे। बस में कोई नहीं था, वो रुक गई। बस सिर्फ उसमें 8-9 जेंट्स थे और हम रुक गए, उसमें बैठ गए, बिठा लिया उन्होंने। हमने बैठे थे सराय मोड़ के लिए, वहाँ से उन्होंने हमें रास्ते में उतार दिया, हम उतर गए उसमें से इतनी बदतमीजी के साथ। बताइए तो इस सरकार को ला के क्या करेंगे, इतनी बदतमीजी। यानी कि भाजपा की रैली में अश्लीलता परोसी जा रही है जी। रैली जा रही थी, हमने बस को हाथ दिया, उसमें थोड़ी सी सवारी थी, हम रुक गए, हमने हाथ दिया, बस रुक गई, हम उसमें बैठ गए। उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, बहुत ही बातें, हमें तो खैर कुछ नहीं कहा, पर इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के सामने उन्हें कहते हुए शर्म नहीं आई। वो भी भाजपा वाले ही थे, बताओ वो। फिर हमने बस वाले से कहा हमें उतार दो, उन्होंने रास्ते में उतार दिया। फिर दूसरी भी रैली में हम दूसरी वाली बस में भी हम रैली की में बैठ गए। उन्होंने, वो पता नहीं हमें कौन सी वाली रैली की थी, पर उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह से हमें मेरठ ला के छोड़ा। सर, सरकार कौन सी चुन रही है इस बार? जो अच्छी सरकार होगी, अखिलेश भैया अच्छा काम करेंगे, अखिलेश भैया को चुनेंगे। तो यहाँ की महिलाओं ने लगातार भाजपा सरकार को आईना दिखाया और विधायक की गलतियां गिनानी शुरू की हैं कि विधायक केवल वोट मांगने के नाम पर आए थे, उसके बाद गांव की तरफ झांक कर भी नहीं देखा। गांव की बात करें तो गांव में ना तो खड़ंजा का विकास हुआ है और ना ही नाली और नालों का विकास हुआ है। अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार किसकी बनाएंगे। आखिरकार यहाँ की जनता का अभी तक सपा पार्टी की तरफ जोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर यहाँ से विधायक कौन होगा और मुख्यमंत्री का ताज आखिर जनता किसके सर पर पहनाएगी। कैमरामैन विक्की के साथ मैं सोनू, लोकमंच न्यूज़, मेरठ। उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के सेठ आनंद राम जयपुरिया इंटर कॉलेज फरेंदा में जन विश्वास यात्रा रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महराजगंज जिले में मेडिकल बनाने की घोषणा की, तो वहीं पर कहा कि जो हमारी सरकार कहती थी वो हमारी सरकार राम मंदिर का निर्माण किया। बीजेपी सरकार में माफियाओं को खत्म किया गया, जो माफियाओं के सही रास्ता केवल बीजेपी सरकार सही रास्ता दिखाया। तो बीजेपी सरकार में डबल इंजन की सरकार राशन दिए और पहले की सरकार गरीबों को लूटती थी। ऐसा कहां चला जाता था हर व्यक्ति जानता है, लेकिन हमारी सरकार आई, 4.5 वर्ष में 43 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 45 लाख परिवारों के लिए बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य कराए गए। 6 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर किया गया। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई। मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर स्थित एसटी मार्केट के व्यापारियों ने जीएसटी की बढ़ती दरों को लेकर कपड़ा व्यापारियों ने बाजार बंद किया। शिव चौक पर भारी संख्या में इकट्ठे होकर व्यापारियों ने विरोध दर्ज किया। आपको बता दें कि देश में पहली बार जब जीएसटी कपड़े पर लगाई गई तब से विरोध चला रहा है। कपड़े की खान कहे जाने वाले सूरत में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी का खुला विरोध किया था, लेकिन उस वक्त सरकार और कपड़ा व्यापारियों के बीच 5% जीएसटी को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार ने शीतकालीन सत्र में कपड़े पर, आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में कपड़े पर जीएसटी की दरें 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला किया था। अब सरकार के इस फैसले से मुजफ्फरनगर के व्यापारियों सहित प्रदेश व देश के सभी व्यापारी आहत हैं और सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से ये धरना था जिसमें सब लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी, क्योंकि 5% से जीएसटी बढ़ाकर फुटवियर पर, कपड़े पर 12% कर दिया गया है। महंगाई से जनता त्रस्त है और उसकी मार झेल रही है। उसके बावजूद, उसके बाद इस प्रकार का कार्य व्यापारियों की भी कमर तोड़ देगा और आम उपभोक्ता की भी कमर तोड़ देगा। तो मेरा आज यहाँ पर हमारे सरकार के प्रतिनिधि भी थे, माननीय विधायक जी और मंत्री जी, उनसे यही आग्रह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उस पर अभी तक किसी भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे देश के वित्त मंत्री हों, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आई। इस समय हम यहाँ एसडी कॉलोनी मार्केट में हैं, जो शहर की, पूरे जनपद की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत ही बड़ी बाज़ार है और अधिकांश व्यापारी यहाँ कपड़े के हैं। केंद्र सरकार ने जूते पर, कपड़े पर, किताबों पर, रेडीमेड कपड़ों पर
वो टैक्स बढ़ाने का काम किया, जो पहले बताया लोगों ने कि 5% था उसको बढ़ा करके 12% करने का काम किया है। तो आज बाजार इन्होंने बंद रख करके सरकार के नाम ज्ञापन हमको। अब बात करेंगे उन्नाव की। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अमित शाह की उन्नाव में जन विश्वास यात्रा होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अमित शाह की उन्नाव में जन विश्वास यात्रा हुई। उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही राजनीतिक दल अपना अपना दम खमझो करने का प्रयास कर 28 दिसंबर को अखिलेश यादव और आज 30 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के उन्नाव जनपद रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा होने वाली है। माना जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच करके अमित शाह को सुनेंगे और भाजपा की नीति रीतियों को जानेंगे और यहाँ से अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं में मिशन 2022 में फिर से कमल खिलाने के लिए जनता से आह्वान करेंगे। क्योंकि यह जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे जन विश्वास यात्रा जो कि अमित शाह के द्वारा है, कहा भी जा रहा है कि आगामी 9 जनवरी को नरेंद्र मोदी भी उन्नाव जनपद पहुँच सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे, अब से कुछ घंटे बाद लगभग 4 बजे अमित शाह इस मंच पे पहुँच करके यहाँ से उन्नाव जनपद की जनता को संबोधित करेंगे। उन्नाव जनपद सहित कई प्रदेश जनपदों से यहाँ पे भीड़ जुटाई जा रही है और यहाँ पे देखिएगा किस तरह से जो कि यहाँ मैदान है, यहाँ पे किस तरह से मंचासीन लोग वहाँ बैठे हुए हैं, व्यवस्थाएं की गई उनके बैठने उठने के लिए। यहाँ पर धीरे धीरे कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, क्योंकि 5 विधायक 6 विधायक हैं और सांसद भी हैं। इसलिए माना जा रहा है कि जो अमित शाह का जो जन विश्वास जो इनकी यात्रा है, जो इनके ये सब रैली है, वो एक विशाल रैली होने वाली है और इसी विशाल रैली से उन्नाव जनपद की विधानसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। ये तो समय तय करेगा कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है, ये तो आने वाला समय तय, क्योंकि हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे इस मंच से कि अमित शाह पहुंचने से लेकर के कब से कब तक क्या क्या मूवमेंट होता है, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से भाषण किए जाते हैं, अब कौन कौन से राजनीतिक दलों पर यहाँ से वार किए जाते हैं, हमले किए जाते हैं। आपको लगातार लोक मंच पे अपडेट मिलती रहेगी।